हेलो, जय हिंद ऑल ऑफ यू गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फैक्ट्री। और आपको जैसा कि पता है कि SSC HSL का सेकंड सेट लेके हम आ चुके हैं और इंग्लिश का सेकंड सेट। सबसे पहले आपको खुद क्वेश्चन को सॉल्व करना है पॉज करके, फिर उसके बाद आंसर को देखना है। तो पहले इसमें पैसेज है, तो पैसेज को देखते हैं पैसेज क्या कह रहा है, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। पैसेज बोल रहा है इन द फॉलोइंग पैसेज में ये बोला है, और ये फिल इन द ब्लैंक्स जो है वो हमको फिल करनी है। तो पहले अच्छे से इस वाले पैसेज को पढ़ लेते हैं, इसका मीनिंग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं। तो इसमें बोला है बिग बैन इन द यूकेज मोस्ट आइकॉनिक सिंबल सिंस 2017। हमें इसमें कुछ नहीं देखना है। अगर हमें पूरे का मीनिंग भी नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पहले पैसेज को अच्छे से पढ़ना है जो भी दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, फिर उसमें ब्लैंक्स देखना है। अगर ब्लैंक्स अच्छे से फिट हो पा रही हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको मूव आउट कर देना है, क्योंकि इसमें गलती होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। तो देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं बिग बैन इज़ द यूकेज मोस्ट आइकॉनिक सिंबल सिंस 2017। द एलिजाबेथ टावर एंड द बेल इनसाइड हैव बीन रिनोवेशन। द स्ट्रक्चर इज़ 160 ईयर ओल्ड एंड regular maintenance. Many years people had been painting the hands and numbers the clock black, but last Thursday the worker the clock's original color Persian blue. तो इसमें सबसे पहले बोला है बिग बैन इज़ द यूकेज मोस्ट आइकॉनिक सिंबल। बिग बैन जो है यूके का मोस्ट आइकॉनिक सिंबल है। सिंस 2017 से द एलिजाबेथ टावर एंड द बेल इनसाइड, और जो उसमें बेल है इनसाइड हैव बीन रिनोवेशन। और रिनोवेशन क्या होता है? रिनोवेशन होता है किसी की मरम्मत कराना। और हैव बीन का मतलब क्या हो गया? ये प्रेजेंट को पास्ट से जोड़ रहा है, मतलब अभी तक उसका रिनोवेशन होता रहता है। तो जो रिनोवेशन है वो अब देखते हैं, फिल करके देखते हैं। 76 में अंडर माइनिंग, अंडरस्टैंडिंग, अंडर गोइंग और अंडरटेकिंग। तो अभी भी रिनोवेशन चलता रहता है। तो अंडर गोइंग इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस फिल इन द ब्लैंक्स। तो अंडर गोइंग इसका राइट आंसर मुझे लग रहा है। तो अंडरग्राउंड आप भी आसानी से इसको फिल कर लोगे। सेकंड देखते हैं 77। द स्ट्रक्चर इज़ 160 ईयर ओल्ड। स्ट्रक्चर जो है 160 ईयर ओल्ड है एंड रेगुलर मेंटेनेंस, रेगुलर, और उसको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। रेगुलर मेंटेनेंस होता रहता है। तो नीड, वाज नीडिंग, इज़ नीडेड, हैज़ नीडेड, तो उसको रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत होती रहती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 160 ईयर ओल्ड है तो पास्ट में भी होता था और अब भी ज़रूरत होती है। तो पास्ट से लेके प्रेजेंट तक, पास्ट को जो भी सेंटेंस प्रेजेंट तक जोड़ता है, पास्ट को प्रेजेंट से जोड़ता है, वो होता है परफेक्ट। तो इसका राइट आंसर होगा हैज़ नीडेड। इसका राइट आंसर क्या होगा? हैज़ नीडेड। बिकॉज एक बार सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। द स्ट्रक्चर इज़ 160 ईयर ओल्ड एंड हैज़ नीडेड रेगुलर मेंटेनेंस। अब 78 मैनी ईयर्स, कई सालों से जब भी कोई लॉन्ग अवधि दे रखी होती है, जब लॉन्ग टाइम दे रखा होता है, तो उसमें क्या आता है? अबाउट, फॉर, बिफोर, इन। तो फॉर इसके लिए करेक्ट आंसर है। अबाउट तो हो ही नहीं सकता, बिफोर 60 साल पहले हो नहीं सकता, अब भी होता है। इन 60 सालों में, तो फॉर इज़ द करेक्ट आंसर। 79 क्या है? 79 है पीपल हैड मैनी ईयर्स पीपल हैड बीन पेंटिंग द हैंड्स। पीपल हैंड से उसको पेंट करते थे। 79 द क्लॉक ब्लैक। अब 79 में देखते हैं 2 ऑफ 8 एंड 4। तो इसमें आएगा पीपल हैड बीन पेंटिंग द हैंड्स एंड द नंबर ऑफ द क्लॉक ब्लैक। नंबर ऑफ द क्लॉक, इसका जो राइट आंसर है वो ऑफ है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑफ। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है द वर्कर्स द क्लॉक्स ओरिजिनल कलर। लेकिन थर्सडे को जो वर्कर्स थे उन्होंने उसका ओरिजिनल कलर ढूंढ लिया, पर्शियन ब्लू, जो कि पर्शियन ब्लू था। तो ओरिजिनल कलर इम्पार्टेड, इन्वेंटेड, डिस्कवर्ड एंड कंसील्ड। तो इम्पार्ट क्या होता है? इम्पार्ट होता है टू गिव नॉलेज। इम्पार्ट का मीनिंग क्या होता है? टू गिव नॉलेज, टू पास इन्फॉर्मेशन, ज्ञान प्रदान करना। टू पास इन्फॉर्मेशन ये होता है इम्पार्ट का मीनिंग। इन्वेंट तो कोई चीज़ का आविष्कार करना, डिस्कवर खोजना, और कंसील्ड होता है छिपाना। तो राइट आंसर उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो
द वर्कर्स द ब्लॉक्स ओरिजिनल कलर को क्या किया होगा, डिस्कवर किया होगा। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर हो जाता है आपका डिस्कवर। तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट कर लिया। फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चन लगभग हमारे करेक्ट हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसकी जगह पे वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है। इसका 81 है, ओ वाट अ लवली नेकलेस यू नीड नो बाई सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। यू नीड नो, अब इसका फर्स्ट ऑप्शन है हैड नॉट नीडेड टू बाई, नीड नॉट हैव बॉट, नो इम्प्रूवमेंट, डिड नॉट नीड। तो नीड खुद में एक मॉडल वर्ब है, खुद में एक मॉडल वर्ब है, तो डिड नॉट नीड नहीं होगा, नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, हैड नॉट नीड नहीं होगा। नीड के बाद नॉट आ सकता है बिकॉज दिस इज़ द नीड प्लस नॉट हो जाएगा, क्योंकि यह खुद एक मॉडल वर्ब है। जैसे डज नॉट होता है ऐसे ही नीड नॉट हो सकता है। बट हैव का क्या मीनिंग है, जब भी किसी भी सेंटेंस में हैव आ जाती है, जैसे वुड हैव, जैसे कुड हैव, जैसे नीड नॉट हैव आई है तो नीड हैव आ गया। तो हैव आती है तो उसके बाद जो वर्ब आती है इसका याद रखना है, ये थर्ड फॉर्म में ही आएगी। जैसे वुड हैव इन्फॉर्म्ड, नीड नॉट हैव बॉट। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर होगा इसका सेकेंड। तो ओ वाट अ लवली नेकलेस यू नीड नॉट हैव बॉट सच एन एक्सपेंसिव गिफ्ट। आई होप दैट आप समझ रहे होंगे। 82 क्या है, आई होप नेवर टू हैव अनदर सो एक्सपीरियंस एज आई हैड इन पुरी ड्यूरिंग साइक्लोन फेनी। तो आई होप नेवर टू हैव अनदर, मैं आशा नहीं करता हूँ कि किसी और के पास इतना एक्सपीरियंस होगा जितना कि मेरे पास है। आई हैड इन पुरी, जितना कि मेरे पास आई हैड। तो नो इम्प्रूवमेंट सच एज, उतना कि जितना मेरे पास है। तो सच एक्सपीरियंस एज, एज एक्सपीरियंस एज और सेम एक्सपीरियंस एज। तो उतना के लिए जितना के लिए क्या लगाते हैं, सच एज, सच एज। तो राइट आंसर क्या होगा, सच एज। ये वाला हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता और ये वाला हो नहीं सकता। राइट आंसर क्या होगा, सच एज। तो आई होप नेवर टू हैव अनदर सच एक्सपीरियंस एज आई हैड इन पुरी ड्यूरिंग साइक्लोन फेनी। नेक्स्ट है, इन द सेम सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। अब इसमें देखना है कि किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर है। तो पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं। आई विजिटेड माई फ्रेंड टू हुम आई हैड मेड एन अपॉइंटमेंट। मैंने अपने फ्रेंड को अपने फ्रेंड के यहाँ विजिट किया जो आई हैड मेड एन अपॉइंटमेंट, जिससे मैंने अपॉइंटमेंट किया था। तो आई विजिटेड माई फ्रेंड, अब देखो आई विजिटेड माई फ्रेंड, इसमें कोई एरर नहीं है। टू हुम, अब हु या हुम की गलती अक्सर करके बच्चे लगा देते हैं, बट इसमें जो एक सुपरफ्लूअस है, इसमें टू की क्या ज़रूरत है यहाँ पे। टू हुम, आई विजिटेड माई फ्रेंड, देखो अब इसमें हु नहीं आएगा, हुम करेक्ट है। उसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ हुम क्यों करेक्ट है। क्योंकि अगर यहाँ पे हु आता यहाँ पे तो एक वर्ब की ज़रूरत होती ओनली वन। अगर हु आ रहा है तो सिर्फ ओनली वन वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी। बट इसमें सेकंड वर्ब भी आ रही है, हेड के साथ मेड भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो हुम है, हुम जब भी आएगा तो उसमें दो वर्ब आएंगी। इसमें एक हेड है और एक मेड है, एक हेल्पिंग वर्ब है, एक मेन वर्ब भी बोल सकते हो। और सिर्फ जब हु आएगा तो सिर्फ उसमें एक वर्ब आएगी। तो हु तो इसमें करेक्ट है। अब टू इसमें से यहाँ से हटेगा, तो राइट आंसर होगा टू हुम वाले सेक्शन में एरर है। नेक्स्ट चलते हैं 84। 84 बोल रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। गिवन वर्ड का मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है हमें। एग्जोटिक का सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। एग्जोटिक का मतलब होता है जो एक्साइटिंग हो, जो आकर्षक हो। एक्साइटिंग हो, जो आकर्षक हो, ऐसे बोल सकते हैं एक्साइटिंग, या फिर बोल सकते हैं आकर्षक, या फिर बोल सकते हैं उत्सुक। आकर्षक या फिर उत्सुक, या फिर उत्सुक, सॉरी। या फिर हम यहाँ पे चल रहे, सॉरी वो थोड़ा सा हो गया। एग्जोटिक का मतलब होता है आकर्षक, उत्सुक,
एलियन, एलियन का मतलब मैं पहले सेट में भी आ चुका है ये वर्ड। एलियन का मतलब होता है जो या तो दूसरे ग्रह पर रह रहे हों, दूसरे ग्रह के लोग हों, या फिर किसी विदेश से आए हुए लोग हों, तो उसका मतलब होता है एलियन। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी का मतलब होता है सामान्य, जनरली, जनरल जो लोग होते हैं सामान्य। और कलरफुल का मतलब होता है रंगीन, और क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक। अब इसका एंटोनिम देना है, तो एक्जोटिक का सिनोनिम्स तो क्यूरियस हो गया, उत्सुक, बट इसका एंटोनिम देना है। एंटोनिम्स क्या होगा? एंटोनिम्स होगा इसका ऑर्डिनरी। एंटोनिम्स क्या होगा? ऑर्डिनरी। एक्जोटिक होता है क्यूरियस, और ऑर्डिनरी होता है सामान्य। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। पीपुल्स विल एंड डिटर्मिनेशन कैन हेल्प देम मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस ऑफ लाइफ। पीपुल्स विल, पीपल की जो लोगों की इच्छा है, और डिटर्मिनेशन कैन हेल्प, उन्हें सहायता करता है, देम उनको, मोस्ट ऑफ द चैलेंजेस, लाइफ के जो चैलेंजेस हैं उनको करने में, क्या करने में? ओवर वैल्यू, उनको अधिक वैल्यू देने में, उनका अधिमूल्यन करने में। ओवर वैल्यू का मतलब क्या होता है? टू गिव अ हाई प्राइस, ओवर वैल्यू, ओवर डू, उनको ज़्यादा करने में। ओवरव्यू का मतलब होता है टू गिव शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, किसी चीज़ को, जैसे मैं प्लान को ओवरव्यू कर रहा हूँ, किसी प्लान के बारे में छोटी ऊपर ऊपर की बात बता देना, उसको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देना। ओवरकम का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना। तो जो विल और डिटर्मिनेशन है वो लोगों की लाइफ के चैलेंज को ओवरकम करने के काम ही तो आएगी। तो ये वाला हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता, ये वाला हो नहीं सकता। राइट आंसर क्या है? ओवरकम। राइट आंसर इज द ओवरकम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है वन वर्ड, वन हु डज नॉट टायर इजीली। वन हु डज नॉट टायर इजीली। टायर का मीनिंग क्या होता है? थकना, जो आसानी से थके नहीं। तो इनका वन बाई वन हम सारे का मीनिंग समझेंगे। इनफॉलेबल, इनफॉलेबल का मतलब होता है जिससे कोई गलती ना हो सके, इसको बोलते हैं अचूक, अचूक। नेवर रॉन्ग। इनडिफेटिजेबल, देखो फटीग जो होता है, इसका जो फटीग है, FATIGUE, फटीग, फटीग माने होता है थकान। और इंडिफेटिजेबल का मतलब होता है जो कभी ना थकता हो। इंडिफेटिजेबल का मीनिंग क्या होता है? जो कभी ना थकता हो। इनएविटेबल, इनएविटेबल का मतलब होता है अपरिहार्य, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड और प्रिवेंटेड फ्रॉम हैपनिंग, जिसके बिना कोई काम नहीं चल सकता है। दिस इज इनएविटेबल थिंग, ये करना ही जरूरी है, जिसके बिना कोई काम नहीं हो सकता। इनएविटेबल, जिसके बिना कोई काम ना चल सके। इनडिलाइबल, इनडिलाइबल का मतलब होता है एक बार लिख गया तो लिख गया, अमिट, जिसे मिटाया ना जा सके। तो राइट आंसर होगा इसका इनडिफेटिजेबल। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन चर्च। चर्च में जो सिंगर्स का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं? कायर, कॉयर, बैंड, होस्ट, या फिर ट्रूप। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर तो वैसे मैं बता दूं आपको, इसका राइट आंसर तो कॉयर है। देखो बैंड क्या होता है? बैंड होता है जैसे शादी फंक्शंस पे जो गीत गाते हैं, जो बैंड होता है, जो मतलब कार्यक्रम करता है, वो बैंड होता है। होस्ट जो मेज़बान होते हैं, जो मेहमान नवाजी करते हैं, उनको बोलते हैं ट्रूप। जो सोल्जर्स का ग्रुप होता है उनको बोलते हैं। और कॉयर जो स्कूल और चर्चेज में जो मंडली करते हैं या फिर गाना गाते हैं, उनके ग्रुप को बोलते हैं कॉयर। तो राइट आंसर कॉयर। नेक्स्ट है 88। 88 इन द सेंटेंस आई डिफाइंड द सेगमेंट विच ऑफ द कंटेंस ग्रामेटिकल एरर। अब ग्रामेटिकल एरर जो है वो हमें इसमें सर्च करनी है। द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हैज़ प्रपोज नेक्स्ट है द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज़ प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट एन एलिवेटेड कॉरिडोर विच विल रन पैरेलल टू द नेशनल हाईवे। तो इसमें क्या एरर है? द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैज़ प्रपोज, द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यहाँ पे देखना है। The public works department has proposed to construct an elevated corridor which will run parallel to the national highway।
तो द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हैज़ है। अब हैज़ के साथ कौन सा वर्ब का फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है, हैज़ प्रपोज्ड होना चाहिए था, लेकिन हैज़ प्रपोज्ड है, तो इसी पार्ट में एरर है। तो हैज़ प्रपोज्ड, तो हैज़ प्रपोज्ड किस में है, सेकंड वाले में, तो राइट आंसर इज द ये। नेक्स्ट है सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ब, बैरी BERRY, बैरन, बैरल, बैरियर, BERRIER, बैरियर, बैरियर बिल्कुल ठीक लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बैरन बंजर होता है, कोई ठीक नहीं है। बैरियर अवरोधक होता है। ये बैरल क्या होता है, ये बैरल ये होता है BARREL, बैरल होता है जिसमें तेल वेल नापने, एक नापने की इकाई होती है। और बैरी ब्लैकबेरी, वही जो काली जामुन बोलते हैं उसको, बैरी वही होती हैं। तो इसका राइट आंसर है 3। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है पैराजंबल। इसमें तो बहुत मज़ा आता है और पैराजंबल करने, अब इसको हम किस तरीके से करते हैं देखो। गिवन वर्ड पैराजंबल, सबसे पहले इन चारों सेंटेंसों को पढ़ लेना है। मोस्ट ऑफ देम आर इन अ जेल बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेज, बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेज। नॉट ऑल प्रिजनर्स are hardcore criminals, so they deserve a chance to rehabilitate themselves, therefore learning a trade would help them reintegrated with society. Okay, सबसे पहले देखना है ऑप्शन को, बी से 2 स्टार्ट हो रहे हैं, तो लगभग हमें ये पता है कि 2 ऑप्शन आप पहले, ये सब में अप्लाई नहीं होगा, लेकिन अधिकतर सेंटेंस जो SCHSL का मैंने पैटर्न देखा उसमें यही अप्लाई हो रहा है कि जो 2 सेंटेंस एक ही से स्टार्ट हैं, जो 2 ऑप्शन, तो उनको सबसे पहले पिक करना है। तो इसको एलिमिनेट करो इस टाइम और इसको भी एलिमिनेट करो। अब BDCA देखना है और BACD देखना है। तो बी से स्टार्ट करते हैं। नॉट ऑल प्रिजनर्स आर हार्डकोर क्रिमिनल, जो सभी जो कैदी थे वो हार्डकोर क्रिमिनल नहीं थे, ज़्यादा बुरे क्रिमिनल नहीं थे। मोस्ट ऑफ देम आर इन जेल बिकॉज ऑफ, अब बी के बाद डी पढ़ना है या बी के बाद सी पढ़ना है। मोस्ट ऑफ देम आर इन जेल बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टेंस, ज़्यादा उनमें से ज़्यादातर जेल में थे अपनी परिस्थितियों के कारण। और बी के बाद डी पढ़ के देखते हैं। देयर फॉर लर्निंग ए ट्रेड वुड हेल्प देम री इंटीग्रेटेड विद, इसलिए लर्निंग ए ट्रेड हेल्प देम, उन्हें लर्न कराना री इंटीग्रेट विद सोसाइटी, सोसाइटी के साथ दोबारा सम्मिलित करने के लिए हेल्प करेगा, री इंटीग्रेट करने में हेल्प करेगा। तो ये वाला नहीं लग रहा, शायद ये वाला कर लग रहा है। तो नो ऑल प्रिजनर आर हार्डकोर क्रिमिनल, मोस्ट ऑफ देम आर इन जेल बिकॉज ऑफ देयर सर्कमस्टेंसेज, ज़्यादातर उनमें से अपनी स्थितियों के कारण जेल में थे। फिर सी पढ़ते हैं, सो दे डिजर्व ए चांस टू रिहेबिलिएट देमसेल्फ, इसलिए वो एक चांस रखते हैं। रिहेबिलिएट मतलब, रिहेबिलिएट का मतलब होता है पुनर्वास करना, दोबारा से रहने के लिए। देमसेल्फ, देयरफॉर लर्निंग ए ट्रेड वुड हेल्प देम री इंटीग्रेटेड विद सोसाइटी, अब रिहेबिलिएट करना चाहते हैं तो सोसाइटी के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यही क्रम बन रहा है BACD। तो राइट आंसर क्या होगा, ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट भी PQRS है और इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन देखना है कि एक ही वर्ड से कौन सा, BB से स्टार्ट हो रहा है, तो ये वाला आप एलिमिनेट कर सकते हो, ये वाला एलिमिनेट कर सकते हो। बच्चे 2 ऑप्शन BACD या BADC, इसमें भी B के बाद A आ रहा है, सिर्फ C और D को देखना है। एम्परर अकबर वाज इन द हैबिट ऑफ पुटिंग रिडल्स एंड पजल्स टू हिज कोर्टियर्स, एम्परर जो अकबर, सम्राट अकबर था, वो उसकी आदत थी कि वो पजल्स देता रहता था अपने कोर्टियर, अपने दरबारियों के लिए। अब B के बाद A है, ही ऑफन आस्क्ड ए क्वेश्चन विच वर स्ट्रेंज एंड विटी, वो अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता था जो बहुत ही अजीब हों और मतलब विटी होता है जो अच्छे हों। विटी एक तरह से ज़्यादा बोलने के सेंस में होता है, विटी जिसमें सेंस हो, जिसमें लॉजिक हो। अब B के बाद A हो गया, ये फर्स्ट हो गया और ये हमारा 2 हो गया। अब 3 और 4 देखना है। वंस ही आस्क्ड ए स्ट्रेंज क्वेश्चन दैट कन्फ्यूज एवरीवन, एक बार उसने एक स्ट्रेंज सा क्वेश्चन पूछा जिसने सभी को कन्फ्यूज कर दिया। इट टुक मच विजडम टू आंसर दीज क्वेश्चन, इफ़ ये ज़्यादा बुद्धिमत्ता लेते थे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। तो क्या लेते थे, इट का जो सेंस आ रहा है, इट किसके लिए आया है, इट आया है ये क्वेश्चंस, ही ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन विच आर स्ट्रेंज, वह अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछता था जो स्ट्रेंज थे, अजीब थे और लॉजिकल वाले थे। तो इट टुक मच विजडम, ये अधिक ज़्यादा विजडम लेते थे टू आंसर दीज क्वेश्चन, इन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए।
और एक बार उसने ऐसा ही क्वेश्चन पूछा दैट कन्फ्यूज एवरीवन, उसने सभी को कन्फ्यूज कर दिया। तो 3 ये हो गया और 4 ये हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया? 4। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ फ्रेज का मीनिंग हमें पता करना है। टू एयर डर्टी लाइन, ये तो सिंपल सा फ्रेज है, टू एयर डर्टी लाइन इन द पब्लिक। तो इसका मतलब होता है निजी मामलों को सार्वजनिक करना, निजी मामलों को सार्वजनिक करना या फिर निजी मामलों को पब्लिक में डिस्कस करना, टू डिस्कस प्राइवेट अफेयर्स इन पब्लिक। तो राइट आंसर तो यही है। नेक्स्ट है थ्रो इन द टॉवल। थ्रो इन द टॉवल का मतलब क्या होता है? थ्रो इन द टॉवल, थ्रो मतलब टॉवल को थ्रो कर दिया, फेंक दिया, मतलब जो सर का जो टॉवल होता है या फिर कहीं का भी टॉवल उसको नीचे गिर दिया, मतलब उसने हार को स्वीकार कर लिया। एडमिट डिफीट, एडमिट डिफीट। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें क्या आएगा? इन स्पाइट ऑफ बीइंग बोर्न इन फैमिली ही चूज टू फाइट ऑल ऑड्स एंड इमर्ड एज ए नोटेबल स्टेट्समैन, एज ए नोटेबल स्टेट्समैन। तो इसका देखते हैं, इसका इम्पेकेबल, पहला है इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मीनिंग क्या होता है? इम्पेकेबल का मीनिंग होता है त्रुटिहीन, जिसमें कोई गलती और फॉल्ट्स नहीं हो। इमैक्यूलेट, इमैक्यूलेट का मतलब होता है बेदाग, यानी कि कोई दाग ना हो, क्लीन हो बिल्कुल, CLEN, इमैक्यूलेट। और इंटेलिजेंट का मतलब तो बुद्धिमान होता है। और इम्पावरिश्ड का मतलब होता है गरीब या फिर दरिद्र बोल सकते हैं। तो अब इसका मीनिंग देखते हैं। इन स्पाइट ऑफ बीइंग बोर्न इन एन फैमिली, तो क्लीन फैमिली में जन्म लेगा, ना इम्पेकेबल ना इंटेलिजेंट। इम्पावरिश्ड, एक गरीब फैमिली में जन्म लेने के बाद भी ही चूज टू फाइट ऑल ऑड्स इमर्ज एज एन ए नोटेबल पर्सन, उसने सभी परिस्थितियों से लड़ाई ली और एक नोटेबल पर्सन की तरह उभरा। तो राइट आंसर क्या हो गया? इम्पावरिश्ड। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब हिंड का मीनिंग क्या होता है? इसमें एक वर्ड है, न्यू वर्ड है ये, हिंड। हिंड का मीनिंग होता है रियर, पिछला, रियर पिछला। तो राइट आंसर इसका रियर होगा। फ्रंट सामने का होता है, नियर पास होता है और फर्स्ट पहला होता है। नेक्स्ट है इन्यूएंडो। इन्यूएंडो का मतलब क्या होता है? इन्यूएंडो का मतलब होता है कटाक्ष, कटाक्ष मतलब ऐसी बात बोलना जो विटी, जो जिसे हंसी भी आए और एक तरह का कटाक्ष भी लग जाए। एविडेंस तो सबूत होता है, वेरिफिकेशन सत्यापन करना होता है, वेरिफिकेशन सत्यापन, और प्रूफ भी सबूत होता है। तो इम्प्लीकेशन जो होता है, इम्प्लीकेशन दिमाग चकरा जाना, फंसाना या फिर उलझाना, इसको बोल सकते हैं फंसाना या फिर उलझाना किसी चीज़ में। तो इसका एक सिनोनिम्स भी होता है कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट करना। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो इम्प्लीकेशन होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। मिस्टर गुप्ता सेड टू मी वाई आर दीज बॉयज स्टैंडिंग इन द सन। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे सॉल्व करना होता है। मिस्टर गुप्ता सेड टू मी, अब जो हमें दिख रहा है कि ये वाई आ रहा है, वाई आ रहा है, तो सारे सेंटेंसों में हमें आस्क्ड देखना पड़ेगा और इसको एलिमिनेट करके करेंगे हम, क्योंकि जो इंटरोगेटिव होते हैं उनके लिए कंजक्शन वर्ड क्या होता है? उनके लिए कंजक्शन वर्ड होता है इफ़, जो अगर इनमें ये तो क्वेश्चन मार्क्स, क्वेश्चन प्रश्नवाचक वर्ड आ गया है, इंटरोगेटिव वर्ड आ गया है। अगर इंटरोगेटिव वर्ड नहीं आता तो इफ़ या वेदर होता, और इंटरोगेटिव वर्ड आ गया तो यही कंजक्शन का वर्क करेगा। तो इसमें टोल्ड है तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो चुका है। इसमें आस्क्ड है, ये हो सकता है। इसमें सेड टू, ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये वाला ऑप्शन हो सकता है। 2 ऑप्शन बचे। मिस्टर गुप्ता आस्क्ड मी, मिस्टर गुप्ता आस्क्ड मी, वाई कंजक्शन वर्ड हो गया। अब वाई के बाद जो आता है वो कंजक्शन वर्ड के बाद नाउन आएगा। तो दोज बॉयज़ वर, ना कि वर दीज बॉयज़, तो ये वाला वैसे गलत हो गया। और दीज का वैसे भी दोज होगा। तो दिस इज़ द राइट आंसर, सेकंड वाला। अब नेक्स्ट है 98 सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड एश्योरेंस, एश्योरेबल, एश्योर एंड एश्योर्डली। तो इस एश्योरेंस इज़ द राइट आंसर। इसका मीनिंग होता है ASSURANC। एश्योरेंस माने क्या होता है? आश्वासन।
एस्योरेबल इसका एडजेक्टिव है, एस्योर इसकी वर्ब है और एस्योर्डली इसकी एडवर्ब है। 99 है सक्सेंट। सक्सेंट क्या होता है? सक्सेंट होता है संक्षिप्त। कैसा? संक्षिप्त, शॉर्ट। अब पृथ्वी क्या होता है? संक्षिप्त होता है, शॉर्ट होता है। टर्स्ट भी शॉर्ट होता है, कर्ट भी एक तरह का बोल सकते हो, शॉर्ट एंड नॉट पोलाइट। तो एक ही इसका एंटोनिम होगा, लेंदी, लंबा होता है। और नेक्स्ट वर्ड है इसका, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। पैसिव देखना है, पैसिव देखना है। तो सेंटेंस बोल रहा है द गार्डनर हैज़ मूव्ड द लॉन। अब पैसिव का ध्यान रखना है कि हैज़ का हैज़ बीन हो जाता है, हैज़ का हैज़ बीन हो जाएगा तो हैज़ बीन देखना है सिर्फ इसमें। द लॉन वाज मूव्ड, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। और नेक्स्ट देखते हैं, द लॉन हैज़ बीन मूव्ड और द लॉन इज़ मूव्ड और द लॉन हैज़ बीन मूव्ड बाय द लॉन। तो दो ऑप्शन इसके हो सकते हैं, द लॉन हैज़ बीन मूव्ड बाय द टुगेदर और द गार्डनर हैज़ बीन मूव्ड बाय द लॉन। तो द गार्डनर हैज़ बीन, द गार्डनर बाय से जुड़ेगा और लॉन वाला है जो सब्जेक्ट बन जाएगा, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है तो गार्डनर बाय के द्वारा जुड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका द गार्डनर हैज़ बीन, दोबारा देखते हैं एक और बार, द लॉन बाय से जुड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर यही होगा, द गार्डनर हैज़ बीन मूव्ड बाय द लॉन। जो उसका सब्जेक्ट है वो यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया और जो पहले वाला सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया है। तो आई होप दैट कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और कंटिन्यू सेशन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम पे आता रहे। और यहीं पे हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं और आप इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, बाय।